नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास की है 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको पहले से ही पता है, इसमें हमने जो पीवाईक्यू लिया है वह यूपी पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन है। मेनली यही क्वेश्चन, इन्हीं दो आयोगों के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे और कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी का पीवाईक्यू चल रहा है और आर को देखते हुए हिंदी का, जनरल हिंदी का भी पीवाईक्यू चल रहा है। तो आप उसको भी देखकर अपने ज्ञान को इन्हांस कर सकते हैं, यानी आप पीवाईक्यू वहां से अपना कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें हमारा टारगेट 1000 प्लस एमसीक्यू है। इस 1000 प्लस एमसीक्यू में आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस, इन सबको क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में यह चल रही, अभी वर्तमान में जो चल रही है वह चल रही है एक पीवाईक्यू चल रही पॉलिटी की और एक पीवाईक्यू चल रही मॉडर्न हिस्ट्री की। तो हम लोगों ने अभी दो इनिशिएटिव वर्तमान में चल रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे आने वाले समय में ज्योग्राफी को लेके आएंगे, इकोनॉमी को लेके आएंगे और इन्वायरमेंट को भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री की इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम देखेंगे 6वीं क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मुद्दों को, उससे संबंधित क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन की घोषणा करी गई कर्जन के द्वारा, तो उसके इसके विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसे कई जगह पे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसको इनिशिएट किया, भारतीयों द्वारा इनिशिएट किया गया, बंगाल के भारतीयों द्वारा इनिशिएट किया गया। तो इसी के संदर्भ में फिर इसके बाद फिर इसी मुद्दे को लेकर 1907 में जब सूरत में कांग्रेस की बैठक हो रही, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा, तो इस एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो नरम दल थे, यानी कि जो उग्रवादी थे, वो लोगों ने कहा कि इसका प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए, इस बंग भंग आंदोलन का। और जबकि गरम दल वाले जो नेता थे, वो लोग कहते थे इसका प्रसार केवल, इसका जो ये आंदोलन हो रहा वह केवल बंगाल में होना चाहिए। इसी बेस पे दोनों में मतभेद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके अलावा और कुछ बिंदु थे, जैसे कि अध्यक्ष बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिंदु था अध्यक्ष, और फिर उसके बाद फिर अध्यक्ष था और एक स्थान था कि हम नहीं, उदारवादी कह रहे थे कि हम नागपुर में करेंगे, सूरत में करेंगे, और उदारवादी कह रहे थे कि हम नागपुर, उदारवादी कह रहे थे कि हम सूरत में करेंगे और उग्रवादी कह रहे थे कि हम नागपुर में करेंगे। यह तीन मेनली था। एक तो यह विभाजन का प्रसार को लेकर मुद्दा था, एक अध्यक्ष को लेकर मुद्दा था, एक रास बिहारी बोस को वो सब बनाना चाहते थे उग्रवादी, जबकि इन लोगों ने बनाना चाहते थे यहाँ पे क्या कहते हैं कि सूरत विभाजन में इन लोगों को बनाना चाहते थे, उनको तिलक को बनाना चाहते थे उग्रवादी, और उदारवादी रास बिहारी बोस को बनाना चाहते, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। ठीक है, और एक स्थान का मुद्दा था। तो इसी संदर्भ में जो क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, तो आपको जाना कि स्वदेशी आंदोलन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण ही राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत के स्वशासन देने पर बल दिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1904 के टाइम पर लगभग फिरोज अरविंद घोष, जो कि उस समय उग्रवादी दल के प्रमुख नेता माने जाते थे, उन्होंने स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा, स्वशासन देने पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने भी 1906 में जब बनारस अधिवेशन हुआ था, 1906 में जब क्या कहते हैं बनारस अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर भी स्वदेशी, दादा भाई नौरोजी ने, सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर भी दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग करी थी। तो ठीक है, इसमें से बी भी आप देख सकते हैं और दादा भाई नौरोजी को भी देख सकते हैं। वैसे बी ऑप्शन ज़्यादा पास में है, तो आप इसे ही सही मानेंगे। अब देखेंगे हम अपना तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो आपको बता दें कि जो उग्रवादी थे, यानी उग्र
राष्ट्रवादी थे उनमें थे आपको लाल बाल पाल। आपको यह ट्रिक जान लेना चाहिए, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो इसमें से आप देख लो, गोपाल कृष्ण गोखले यह उदारवादी थे, बिपिन चंद्र पाल यह उग्रवादी थे, लोकमान तिलक यह भी उग्रवादी थे, और लाल बाल पाल में ये लाला लाजपत राय थे, उग्रवादी थे। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यह उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। ऑप्शन अपना क्वेश्चन देखेंगे 4, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। इसमें से जीके गोखले उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उदारवादियों का जो उदारवादी थे उनकी जो कार्यविधि थी, कार्यशैली थी, वह यह थी कि संवैधानिक रूप से अपने मांग को प्रस्तुत करना, पत्र लिखना, पत्र लिखकर उसको बताना, या फिर किसी लेख लिखकर बताना, लेख लिखकर बताना, मीटिंग करना, प्रमुख अधिकारियों से मीटिंग करके, इस तरीके से इनका कार्यशैली थी उदारवादियों का। यानी कि इस तरीके से इसको एक तरीके से देख ले तो अनुनय विनय की नीति भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार की नीति, अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। इसी प्रकार की नीति के कारण तिलक उग्रवादियों से, उदारवादियों से बहुत नाराज थे। तो उन्होंने ही यह कहा था कि तिलक ने ही कि जो उदारवादी हैं वह लोग अनुनय और विनय की नीति का उपयोग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यह आपका इस क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जो नीति थी प्रार्थना और याचना की, यानी यह उदारवादियों की नीति थी। तो उदारवादियों का विरोध किया गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में, और इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो एक तरीके से विभाजन हो गया था उग्रवादी और उदारवादी में, तो इस तरीके से इस नीति का समापन वहीं पे माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। यह सब के सब ऐसे जो कथन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति, जो कि उनके जो कि उदारवादियों के कार्यशैली पर आधारित थे और इनका विरोध करते थे उग्रवादियों के प्रमुख नेता तिलक। तो यह सब मैक्सिमम चीजें, ऐसी बातें उन्होंने तिलक द्वारा ही कही गई हैं। तो आप इसका आंसर भी बी मानेंगे, तिलक। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। यह क्वेश्चन आपको बता दें, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, लाल बाल और पाल। लाल है लाला लाजपत राय, पाल है बिपिन चंद्र पाल, और यह है तिलक। तो अब इसमें से देख लो कौन है कि नहीं, कौन है कि नहीं, कौन एक उग्रवादी था। तो उग्रवादियों में कौन आ गए, बिपिन चंद्र पाल। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल, जो कि उग्रवादियों के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था। तो उदारवादियों से गोखले भी जुड़े थे, दादा भाई नौरोजी भी जुड़े थे, और फिरोज मेहता भी जुड़े थे, और लाल बाल पाल में यह लाल वाले यही हैं, लाला लाजपत राय। तो आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी आपका इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन नहीं जुड़ा था। तो यह नहीं जुड़े थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों आपको बता दें, लाला लाजपत राय थे जो यह मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, और इसकी जीवनी का इन्होंने अनुवाद भी किया था। इस तरीके से लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को मानते थे। ठीक है, मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। अमेरिका में कुछ समय तक रहे, वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ऐसे कौन से नेता हुए थे। मैजनी और गैरिबाल्डी, शिवाजी की जीवनी तो अरविंद घोष ने नहीं लिखी थी, बिपिन चंद्र पाल ने भी नहीं लिखी थी, मोतीलाल नेहरू ने भी नहीं लिखी थी। इस तरीके से ऑप्शन हो गया सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1913 में सैन फ्रांसिस्को में भी रह गए थे।
वहां पर यह जब गदर पार्टी का निर्माण हुआ था तो वहां पर थे, लेकिन उन्होंने भागीदारी नहीं करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। यह मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी तो लिखी, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक आपको बता दें, दादा भाई नेहरू थे। ठीक है, माने जाते हैं स्वदेशी के समर्थक, प्रमुख समर्थकों में एक थे। ठीक है, और इस तरीके से अरविंद घोष को भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब देखते हैं तो अगला आंसर, तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, क्योंकि जब 1908 में इन पर मुकदमा चला गया था केसरी पत्र के बिहाफ पर, इन्होंने भड़काने का इन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था केसरी के बेस पे। तो उसी में वेलेंटाइन सिरोल जो थे, एक पत्रकार थे वहां ब्रिटेन के, उन्होंने इन्हें बोला था तिलक भारतीय अशांति के जनक है। तो वेलेंटाइन सिरोल यानी कि वी सिरोल, इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए आप इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, किसे कहा जाता था? तो वेलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था वीजी तिलक को। ठीक है, अब हम देखते हैं वीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? और संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यानी कि जब केसरी केसरी पत्र पर आप जब इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी, केसरी पत्र पर जो उन्होंने भड़काने का आरोप लगा था उस पर 6 वर्ष की जब सजा हुई थी, तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। और इसी संदर्भ में संस्कृत के एक प्रमुख विद्वान जो कि जर्मनी के मैक्स मुलर थे, जो कि भारत की धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया था, उन्होंने संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में एक मेरी दिलचस्पी, इस बात का उल्लेख किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी के हैं मैक्स मुलर, जो कि भारतीय धार्मिक पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया है, और इन्होंने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे, यह तो बिल्कुल कथन गलत है। कोई भी इतने प्रमुख नेता थे भारत के, ये सांप्रदायिकता तो नहीं लेके चलते थे। ठीक है, यह ऑप्शन गलत है बिल्कुल। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, बात तो सही है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, लेकिन उसका यह उद्देश्य नहीं था कि सांप्रदायिकता बढ़ाई जाए, बल्कि वह उसका उद्देश्य यह था कि लोगों में एकता बढ़ाई जाए, एक अपने जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर है उनके प्रति लोगों में सम्मान को बढ़ाया जाए, उनके प्रति लोगों को एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर ए गलत हो गया तो बी सही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, इस तरीके का। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था, किसके द्वारा? तो आपको बता दें, श्री गणेश और शिव गणेश महोत्सव और शिवरात्रि, इन दोनों का आयोजन करवाया गया था सबसे पहले 1894 में और 1896 में। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया था तिलक द्वारा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का महोत्सव आयोजन करवाया था। ठीक है, सबसे पहले। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो आपको बता दें, आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका आंसर है शौकत अली, जो कि अली बंधुओं में से एक थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन किया था बी डी सावरकर ने 1899 में किया था, जो कि 1904 में जाके इसका नाम बदलकर मित्र मेला कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन कि मित्र मेला संघ शुरू किया था। तो बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संघ की शुरुआत करी थी। कहाँ पे इसका निर्माण किया था? तो इसका निर्माण मुंबई में किया गया था, बम्बई में किया था। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 1905 में अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो यह बंगाल में संगठित किया गया था अभिनव भारत सबसे पहले। ठीक है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आपको बता दें, अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे जतिन नाथ मुखर्जी,
इन्होंने क्या किया था कि बारेंद्र घोष और पी मित्रा से कुछ विवाद होने के कारण तो इन्होंने अनुशीलन समिति को छोड़ दिया था और अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। उसका नाम था युगांतर पार्टी और इसका संस्थापक थे जतिन नाथ मुखर्जी। आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी? तो आपको बता दें, अनुशीलन समिति की स्थापना संस्थापक थे पी मित्रा और यह कई जगह पे हुई थी। एक तो कोलकाता में हुई थी, एक कोलकाता में हुई, एक ढाका में हुई, एक मिदनापुर में हुई थी। 3 जगह हुई थी, लेकिन जो कोलकाता वाली वही सबसे प्रमुख है। इसके संस्थापक थे पी मित्रा और उनके सहायक थे बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ये दोनों लोग सहायक थे और इसमें इसके बम बम बनाने के जो प्रमुख इसके थे वो हेमचंद कानूनगो थे। वो बम बनाने में एक्सपर्ट थे इस समिति के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पी मित्रा। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखते हैं वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। सेम टू सेम क्वेश्चन वही और आपका आंसर हो जाएगा पी मित्रा, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक वही जब केसरी का उन पर विवाद हुआ और उन्हें 6 साल की जेल की सजा मिली, तो उसके बाद फिर इन्हें सबसे पहले लोकमान्य तिलक का विशेषण दिया गया। तो आपको बता दें कि यह सबसे पहले काम हुआ था होम रूल लीग के बाद। ठीक है, और इसे स्वदेशी आंदोलन के बाद भी मान सकते हैं, जो 1908 की बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? दोस्तों बता दें 1906 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें यह था कि अरविंद घोष और उनके भाई बरेंद्र घोष थे, इन दोनों के पास अवैध हथियार बरामद हुए थे और इन्हीं अवैध हथियार के कारण इन पे अलीपुर षड्यंत्र केस चला हुआ था और इसमें इनकी वकालत करी थी सीआर दास, जो कि स्वराज पार्टी जो बनी थी 1923 में उसके प्रमुख थे और उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसमें से अरविंद घोष का बचाव किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए और राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई 1924 में। अब देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ऐसा कहा था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, ऐसा बात कही गई थी और इनको फांसी दी गई थी 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में और इन्हें दी गई थी गोरखपुर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यह था, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने इस कथन को कहा था। अब देखते हैं अपना 30वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन काकोरी मुकदमे में सरकारी वकील था? तो आपको बता दें कि काकोरी मुकदमे में जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, उसमें सरकारी जो वकील थे वह थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला वह सरकारी वकील के रूप में नामित हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? 1924 के षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो उसमें बता दें कि यसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, इन लोगों को कानपुर षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इसमें यह कहना यह था अंग्रेजों का कि इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी है, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसमें शामिल नहीं थे यसे डांगे, शामिल थे ना कि एम ए अंसारी शामिल थे। तो यह आंसर आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929 में 1928 में सॉरी 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था और उन्हें यह कहा गया था, उस समय जो सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी और इन लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग केवल बहरी सरकार को यह सुनाना चाहते हैं
कि हम लोग कि हमें स्वदेश स्वशासन प्रदान करे और यहाँ से अपना गमन करे। ठीक है, इसीलिए बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने बहुत ही हल्के बम का प्रयोग किया था सेंट्रल असेंबली पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो इसमें कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, अब देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कायम थी। तो आपको बता दें, पहले जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसी का नाम बदलकर 1988 में 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और इसकी स्थापना हुई थी, पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कानपुर में, और जब इसका नाम बदला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका नाम बदल कर दिया गया फिरोज शाह कोटला में, जो कि हो रहा था फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में इसका स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है, और इसका निर्माण किया था चंद्रशेखर आजाद ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद ने सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने 36वें क्वेश्चन में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जब 1931 में 27 मार्च 1931 को जब फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा दी गई थी, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, और इनका स्मारक बनाया गया था फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में, जो कि वर्तमान में वहां पर इनका स्मारक बनाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था, सही बात है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में, सही बात है। लाहौर षड्यंत्र केस 1916-1930 में हुआ था, यह सही बात है। और काकोरी षड्यंत्र का 1924 में यहाँ पर 1925 में हुआ था, तो आपका यह मिलान नहीं हो रहा था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे अमीर चंद, और काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित थे रास बिहारी बोस। तो आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस सम्मिलित नहीं थे, बल्कि यह सम्मिलित थे दिल्ली षड्यंत्र केस से। जब उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था, वहां जब जा रहा था उस समय पर लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड द्वारा उनके ऊपर बम फेंका गया था। अमीर चंद थे उसमें, अमीर चंद के अलावा बाल मुकुंद, अमीर चंद, रास बिहारी बोस, ये सब लोग थे। ठीक है, उन लोगों ने उस पर बम फोड़ा था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस उससे संबंधित नहीं है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था? तो बता दें आपको, सबसे पहले सूर्यसेन मास्टरदा, जिन्हें मास्टरदा भी कहा जाता था, चटगांव के एक टीचर थे, उन्होंने चटगांव शस्त्रागार धावा बोला था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मास्टरदा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो आपको बता दें, जब काकोरी केस 1925 में हुआ था, तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने क्या किया था, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिससे कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाया जा सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं है। तो आपको बता दें कि जो नौजवान सभा थी उसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, यशपाल थे, छबील दास थे, भगवती चरण बोहरा थे, और इस तरीके से तमाम लोग थे। लेकिन जो अंबिका चक्रवर्ती है, या अंबिका चक्रवर्ती 1931 में चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी सूर्यसेन के साथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, यह नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आपको बता दें, गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, और अशफाक उल्लाह को अयोध्या जेल में दी गई थी।
रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद में दी गई थी, प्रयागराज में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से गोरखपुर में राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो आपको बता दें, जो कमिश्नर थे चार्ल्स टेगार्ट, उनको सचिन नाथ सन्याल द्वारा मारे, सॉरी, गोपीनाथ साहा द्वारा मारने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट को हत्या करने की कोशिश करी थी। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? तो इसमें थे बीना दास। बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई गई थी उसके दीक्षांत समारोह, जब वह अपनी डिग्री यानी डिग्री ले रही थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो यह कहा था भगत सिंह द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, भगत सिंह। ठीक है, लाठी क्लब, दोस्तों लाठी क्लब जो थी इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी, सॉरी, लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। लाठी क्लब की स्थापना लाहौर में की गई थी। ठीक है, सॉरी, लाला लाजपत राय द्वारा नहीं की गई थी, भगत सिंह द्वारा की गई थी लाठी क्लब की स्थापना। ठीक है, और लाहौर में की गई थी। ठीक है, लाठी क्लब की, और यह मेनली तब की गई थी जब साइमन कमीशन आया हुआ था। उसके बाद फिर आप जब इसका विरोध लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में किया जा रहा था, उन पर लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद ही भगत सिंह द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तो यह था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने, यह मेरी छठी क्लास थी पीवाईक्यू की, हिस्ट्री पीवाईक्यू की। इसके बाद फिर अब हम लोग और देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन ही बचा है मेनली इस मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद फिर हम मेडिवल पे जाएंगे, उसके बाद मेडिवल के बाद हम लोग एंशिएंट को शुरू करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, यह राष्ट्रीय आंदोलन बचा हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद फिर बाकी जो बचे हुए हैं मेनली पत्र पत्र जो पत्र और समाचार पत्र और फिर पुस्तकें थी जो थी। कांग्रेस अधिवेशन हुए और प्रमुख अधिनियम बने थे जो उस टाइम पर, और फिर इस तरीके से दो तीन भी और बचे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री के बजाय अगले मेडिवल पर शिफ्ट होंगे। उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट पढ़ेंगे, एंशिएंट के क्वेश्चन को करेंगे। तो यह दोस्तों हम लोगों की यह छठी क्लास थी। इसके बाद फिर हम लेके आएंगे अपना अगली क्लास। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।